अकबर बादशाह के जमाने में एक महाजन रहता था जो गुप्त रूप से लोगों को बहुत परेशान करता था, लेकिन ऊपर से देखने में वह भला मनुष्य मालूम होता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण यह था कि वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल सकता था, जिससे उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया, जिसे देखकर उसने तुरंत भाव मुद्राएं बदल ली और उस चित्र में उसने बहुत से दोष निकाले। चित्रकार ने उसका चेहरा देखकर अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया और पुनः जिस रूप में साहूकार को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया तो उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार उस दिन भी अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और बने हुए चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। इस बार भी उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताई, लेकिन वह सब गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तब साहूकार ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बताकर नहीं लाओगे, मैं 1 पाई भी नहीं दे सकता। बेचारे चित्रकार ने चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। बड़ा दुखी होकर वह घर वापस आया और अपना हाल उसने अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने उसे बादशाह के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसके सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को भी बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच-सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरी शक्ल से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने जब अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा हालम बताया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा कहकर दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर उन्होंने बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके, और उसे लेकर उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है। वह दर्पण में असली शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह हुज्जत करे और रुपया न दे तो हमारे पास आना, हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवाएंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीद कर महाजन के पास ले गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? चित्रकार बोला, यही तो आपके रूप का असली चित्र है। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। फिर सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है। फिर भयभीत होकर उसने 1000 रुपये उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार में पुनः पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित थे। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर वह आज्ञा लेकर वहां से घर चला आया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई और वह अत्यंत प्रसन्न हुए।
एक बार अकबर बादशाह ने एक नौकर को दीवार का गिरा हुआ चूना फेंक देने की आज्ञा दी। कार्य की अधिकता से नौकर को बादशाह की इस आज्ञा की याद न रही। बादशाह ने एक बार चूने को उसी हालत में पड़े देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा और उस नौकर को बुलाकर बोले, जाकर बाजार से एक सेर चूना जल्द लाओ। बादशाह की भावभंगिमा देख नौकर को अपनी असावधानी की याद ताजा हो आई, पर वह करता भी क्या? वह दौड़ता हुआ बाजार ही जा रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने इस वृद्धवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने से सुबह के वक्त क्या करेंगे। हो न हो अवश्य ही नौकर की शामत आई है, यह चूना इसे ही खिलाएंगे। खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो, सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन लाना। चूने और मक्खन का रंग प्रायः एक सा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर मालूम नहीं होता। यदि बादशाह ने तुम्हें खाने की भी आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई विशेष क्षति नहीं होगी। बीरबल की आज्ञा मानकर नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूने का मिश्रण लेकर नौकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे चूना खाने का आदेश दिया। नौकर के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब बादशाह ने अपना हुक्म न तोड़ा तो लाचार होकर वह मक्खन वाले पिंड को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। बीच बीच में कुछ तकलीफ का बहाना करता जाता था, इस ख्याल से कि बादशाह भी द्रवित होकर अपना हुक्म वापस ले लेंगे। देखते देखते जब नौकर आधा मक्खन खा चुका तो बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। मन में विचार किया कि चूना शरीर से फूट कर निकलेगा और तब इसे असह्य वेदना होगी। बादशाह द्रवित हो गए और नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। वहां केवल हुक्म देने की देरी थी। झटपट नौकर ने चूना दूर फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह उस पर न पड़ सके। कुछ समय पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त होकर पुनः काम में लग गया। बादशाह को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन पुनः बादशाह ने उसी नौकर को एक सेर चूना लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर बाजार से चूना लाने गया। रास्ते में बीरबल का भवन था। उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट करने लगा तथा उसने आज भी बचने का उपाय पूछा। बीरबल बोले, कुछ देर यहाँ ठहर कर तब चूने के बजाय आज सारा मक्खन ही लेकर जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया और सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। पहुंचते ही बादशाह ने आज सारा चूना खाने की आज्ञा दी। नौकर ने कुछ ऐसा भाव बनाया जिससे मालूम होता था कि वह कष्ट से बहुत पीड़ित है, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू किया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा और इस प्रकार बादशाह को भूल भुलिया में डाल वहां से मन ही मन पुलकित होता हुआ अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। आज बादशाह को पूर्ण विश्वास हो गया था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, पर वह स्वयं जब उसे देखने गए तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे भी स्तंभित रह गए, क्योंकि नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। बादशाह को संदेह सा हो गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। कल आधा किलो चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो था वह भी बनावटी मालूम होता था। अतएव बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में पूछने का भी निश्चय किया। वे नौकर को बुलाकर उससे बोले, जान तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी? और देखो ठीक ठीक बताना होगा, अन्यथा तुम्हारी खैरियत नहीं। नौकर ने मच बोलने में ही अपनी खैरियत समझी और सब कुछ बता दिया। सुनकर बादशाह मुस्करा उठे। अकबर बादशाह और बीरबल में इतने प्रगाढ़ आत्मीय संबंध थे कि दरबार में अकबर बादशाह के बैठने के बाद यदि कुछ घंटे भी बीरबल को दरबार में आने में देर हो जाती तो बादशाह को दरबार का वातावरण सूना सूना लगता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि बीरबल दरबार में न पहुंचे। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। बादशाह ने एक नौकर को बीरबल की खोज खबर लेने उनके घर दौड़ाया। नौकर ने जाकर बीरबल को बादशाह का पैगाम दिया। बीरबल उस समय अपने 2.5-3 साल के बच्चे को बहला रहे थे। बादशाह को बुलवा आया सुन, बीरबल ने कहा, तुम चलो मैं आता हूं। नौकर ने बादशाह को आकर बीरबल का जवाब सुनाया। कोई 1 घंटे और प्रतीक्षा की बादशाह ने फिर दूसरा नौकर बीरबल को बुलाने के लिए भेजा।
उससे भी बीरबल ने वही जवाब कहलवाया। उसका जवाब सुने भी 1 घंटा जब गुजर गया तो बादशाह के माथे पर बल पड़े। उन्होंने बुलावे को गए दोनों नौकरों से पूछा, आखिर वे क्या कर रहे थे जो आने में इतनी देर लगी? शहंशाह आलम वे अपने बच्चे को खिला रहे थे, नौकरों ने बताया। इस बात का सुनना था कि दरबारियों को हंसी आ गई। दरबारियों की हंसी ने बादशाह के क्रोध रूपी आग में घी का काम किया। उस पर बीरबल से ईर्ष्या करने वाले मुल्ला दो प्याजा के कथन ने जलते पर नमक छिड़कने की कहावत चरितार्थ की। वह बोला, खूब अच्छे दीवान है बीरबल जी। तनख्वाह राजकोष से लेते हैं और बच्चा घर पर खिलाते हैं। वे तो अब बादशाह सलामत की हुक्म उर्दूली आज्ञा अवहेलना भी करने लगे हैं। हम लोग तो यह हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। बादशाह ने तुरंत 2 सशस्त्र सैनिकों को तलब किया। उन्हें हुक्म दिया, जाओ और बीरबल को अपने साथ लेकर आओ। हील हवाला करें तो उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। अगर आने से बेचारे सैनिक सकपकाए हुए बीरबल के यहाँ के लिए रवाना हुए। जाकर उन्होंने बीरबल को विनम्रता के साथ बादशाह का हुक्म सुनाया। वे जानते थे कि बीरबल है, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना कोई साधारण बात नहीं। गुस्से में बादशाह ने अभी कह दिया है, पर यदि वे आज्ञा पालन करते हैं तो बाद में उन्हें ही उल्टा दंड भोगना पड़ेगा। बीरबल ने भी उनकी स्थिति समझी। बोले, ठीक है, धर्म संकट में मत पड़ो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। कहते हुए बीरबल ने शाही दरबार में हाजिर होने वाली पोशाक पहनी, सर पर पगड़ी रखी और चल पड़े। बादशाह के सामने पहुंचकर बीरबल ने अदब से झुककर सलाम बजाया। गुस्ताखी माफ, हुजूर आने में देरी हुई, माफी का तलबगार हूँ। बादशाह ने क्रुद्ध नेत्रों से बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, 2 बार बुलावा जाने के बाद भी न आने को हुक्म-उदूली की बात समझी जाए, इसका स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण न दे सके तो सजा भुगतनी होगी। हुजूरे आला वजह यह रही कि मेरा मासूम बच्चा जिद पकड़े मचल रहा था। उसे बहला रहा था, वह चुप होने का नाम ही न ले रहा था। बादशाह बोले, यह तुम्हारी बनावटी बात है। इस बात को क्यों नहीं कहते कि बच्चे के स्नेह प्यार में पड़कर आना ही नहीं चाहते थे? ऐसी कोई बात नहीं जिल्ले सुभाने, ऐसी बात क्यों नहीं है? भला एक दीवान के लिए बच्चे को बहलाना क्या मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, असंभव था। शहंशाह आलम, बाल हट बहुत बुरी हट होती है। किस तरह की हट कर रहा था, जरा मुझे भी तो सुनाओ। बीरबल बोले, विस्तार से बता रहा हूँ जहाँपना। मैं शुरू से आखिर तक की सब बातें। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लोगे, क्यों रो रहे हो? पहले तो वह मेरी बात अनसुनी करता रहा। जब लगातार मैं पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया, वहां से जाकर खड़ा कर दिया जहां गन्ने के गट्ठर बंधे थे। मैंने कहा, छांट लो। उसने कहा, तुम ही छांट कर दो। मैंने उसके लिए गन्ने छांट दिए। वह घर आकर बोला, उनकी गंडेरिया बना दो। मैंने वैसे ही किया। वह गडरिया चुसता रहा। जब सब गडरिया खत्म हो गईं तो वह फिर रोने लगा। मैंने पूछा, अब क्यों रो रहे हो? तो वह बोला, इन्हें पहले जैसे गन्ने बना दो। सब दरबारी हंसे दिए। बादशाह को हंसी न आई। वे बोले, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। क्षमा करे आलमपनाह, बच्चे की जिद को एक शाही दीवान तो क्या आप बादशाह भी पूरी नहीं कर सकते? बीरबल बोले, यह क्या बकवास है? बादशाह झुंझलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे से बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते? जी हाँ हुजूर, हरगिज नहीं। साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, कोई भी छोटा बच्चा मंगा ले, 2.5, 3.5 साल की उम्र का हो। बीरबल ने कहा। हुक्म की देर थी। बच्चा लाया गया। बच्चे को गोद में लेकर बादशाह बहलाने फुसलाने लगे। थोड़ी देर में ही बच्चा बादशाह और बीरबल दोनों से हिलमिल गया था। कुछ देर बाद ही बच्चे की नज़र बादशाह के हाथों में पहनी अंगूठियों पर पड़ी। वह उसे पाने के लिए मचलने लगा। बादशाह उसकी बात न समझे तो वह मुंह बिसूरने रोने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर बच्चा आपकी उंगलियों में पहनी अंगूठी चाहता है। बादशाह ने उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की पर चुप न हुआ।
बादशाह ने बीरबल की बात पर ध्यान न देते हुए बच्चे से पूछा, बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? मिठाई, फल, खिलौने? नहीं, मुझे अंगूठी चाहिए, बच्चे ने रोते हुए कहा। एक बादशाह के सामने भला एक अंगूठी की क्या औकात? तुरंत हीरा जड़ित अंगूठी उतारकर बच्चे को दे दी। अंगूठी लेकर बच्चा फिर रोने लगा। अब क्या चाहिए? बादशाह ने पूछा। मुझे हाथी चाहिए, बच्चे ने कहा। तुरंत हाथी पेश कर दिया गया। हाथी को सामने देखकर बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। पहले की अपेक्षा इस बार रोने की आवाज तेज थी। बड़ी मुश्किल से झल्लाहट पर काबू पाकर बादशाह ने कहा, क्यों रोता है? अब क्या है? बच्चा उसी प्रकार रोते हुए बोला, इसे इस अंगूठी में घुसा दो। उसका इशारा हाथी को अंगूठी में घुसाने का था। उसकी बात सुनकर बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े। सचमुच ही मैं हार गया बीरबल। हमें विश्वास आ गया कि एक बच्चे की जिद और ख्वाहिश को पूरा करना हम बादशाहों के वश की भी बात नहीं। बादशाह की हार की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा सहित अन्य सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे फक्क पड़ गए। बीरबल उस अवसर पर भी बाजी मार ले गए थे। बादशाह ने दंड के बजाय बीरबल को एक थाल अशरफी इनाम में दी। एक बार की बात है, बीरबल को अपने किसी संबंधी के यहाँ निमंत्रण में जाना था। बादशाह अकबर से अवकाश लेकर दावत में जाने की बात कहकर बीरबल ने विदा ली। बादशाह को बीरबल बहुत प्रिय थे। एक दिन की अनुपस्थिति भी खलती थी। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने कुशल क्षेम पूछने के बाद यह पूछा कि दावत कैसी रही? दावत में क्या क्या खाया? खाना कैसा बना था? बीरबल ने बताया कि वहां अच्छा सत्कार हुआ। खाना बहुत स्वादिष्ट था। कुछ पकवानों के नाम गिना डाले। पर बीरबल की बात पूरी होने से पहले ही अकबर को कोई अन्य बात याद आ गई। झट बीरबल की बात काटकर याद आई बात के बारे में पूछ लिया। उस समय की बात आई गई हो गई। कई दिनों के बाद बादशाह को अचानक याद आया कि उस दिन खाने वाली बात बीरबल की अधूरी रह गई थी। उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने के लिए प्रश्न दाग दिया। बीरबल, और क्या? बीरबल समझ गए कि यह अप्रत्याशित प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने झट उत्तर दिया, और क्या? पकवानों में कड़ी भी थी। बहुत स्वादिष्ट थी। खूब, बहुत खूब। हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रश्न हुए। माबदौलत तुम्हें यह नजराना दे रहे हैं। कहते हुए बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। दरबारियों ने देखा तो ईर्ष्या से भर उठे। उन्होंने सोचा अवश्य ही बादशाह सलामत को कड़ी का व्यंजन बहुत पसंद है। बस यही सोचकर वे जब अगले दिन दरबार में आए तो डेगचों में अपने अपने घर से कड़ी बनवा कर लाए। बादशाह ने देखा तो विस्मय में भरकर पूछा, यह क्या भाई? इन डेगचों में क्या है? हुजूर, कड़ी। संवेद स्वर में सबने कहा, जो आपको बहुत पसंद है। आप चख कर देखें। देखें, किसका भाग्य खुलता है, किसकी कड़ी आपको पसंद आती है। बादशाह को अब भेद समझ में आया। रुष्ट होकर नौकरों को बुलवाकर सभी डेगचों को बाहर फिंकवा दिया। डांट लगाते हुए बोले, मूर्खी, तुम सब नकल करते हो, अक्ल तुम्हें है ही नहीं। बीरबल की कड़ी वाली बात तो बुद्धि परीक्षा थी, जिससे खुश होकर मैंने बीरबल को इनाम दिया था। फटकार सुनकर दरबारियों के चेहरे मुरझा गए। स्वादिष्ट था। कुछ पकवानों के नाम गिना डाले। पर बीरबल की बात पूरी होने से पहले ही अकबर को कोई अन्य बात याद आ गई। झट बीरबल की बात काटकर याद आई बात के बारे में पूछ लिया। उस समय की बात आई गई हो गई। कई दिनों के बाद बादशाह को अचानक याद आया कि उस दिन खाने वाली बात बीरबल की अधूरी रह गई थी। उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने के लिए प्रश्न दाग दिया। बीरबल, और क्या? बीरबल समझ गए कि यह अप्रत्याशित प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने झट उत्तर दिया, और क्या? पकवानों में कड़ी भी थी। बहुत स्वादिष्ट थी। खूब, बहुत खूब। हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रश्न हुए। माबदौलत तुम्हें यह नजराना दे रहे हैं। कहते हुए बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। दरबारियों ने देखा तो ईर्ष्या से भर उठे।
उन्होंने सोचा अवश्य ही बादशाह सलामत को कड़ी का व्यंजन बहुत पसंद है। बस यही सोचकर वे जब अगले दिन दरबार में आए तो डेगचों में अपने अपने घर से कड़ी बनवा कर लाए। बादशाह ने देखा तो विस्मय में भरकर पूछा, यह क्या भाई, इन डेगचों में क्या है? हुजूर, कड़ी। संवेद स्वर में सबने कहा, जो आपको बहुत पसंद है। आप चख कर देखें। देखें किसका भाग्य खुलता है, किसकी कड़ी आपको पसंद आती है। बादशाह को अब भेद समझ में आया। रुष्ट होकर नौकरों को बुलवाकर सभी डेगचों को बाहर फिंकवा दिया। डांट लगाते हुए बोले, मूर्खी, तुम सब नकल करते हो, अक्ल तुम्हें है ही नहीं। बीरबल की कड़ी वाली बात तो बुद्धि परीक्षा थी, जिससे खुश होकर मैंने बीरबल को इनाम दिया था। फटकार सुनकर दरबारियों के चेहरे मुरझा गए। अकबर बादशाह के बेटे शहजादा सलीम की उम्र जब यही कोई 17-18 साल की रही होगी, तब उसकी मित्रता नगर सेठ के बेटे माणिक लाल से हो गई। दोनों साथ साथ खाते पीते, उठते बैठते, बस रात को सोने के लिए अलग होते। माणिक लाल के पिता नगर सेठ पन्ना लाल को इस बात की चिंता हुई कि उसकी लाख कोशिशों और तंबीह के बाद भी बेटा शहजादे से दोस्ती छोड़ने को तैयार नहीं। पन्ना लाल सोचा करता, दोनों की दोस्ती ऐसी ही है जैसे सिंह और घोड़े की मित्रता। उनकी मित्रता कभी भी खत्म हो सकती थी। बात बढ़ जाने की स्थिति में बादशाह तक खबर हो सकती थी। नतीजा राजदंड के रूप में सामने आने वाला था। नगर सेठ पन्ना लाल ने बीरबल से सहायता लेने की सोची, अपनी समस्या बताई। सुनकर बीरबल भी गंभीर हुए। बोले, आपका सोचना सही है पन्ना लाल जी। कबूतर कबूतर के झुंड में रहता है, मोर मोर के झुंड में। हाथी अपने झुंड के साथ विचरण करते हैं, तो हिरण वगैरह अपने झुंड में। रुककर कहा, खैर आप चिंता न करें, मैं बादशाह सलामत से भी बात कर लूंगा और आपके बेटे तथा शहजादे की दोस्ती बगैर किसी नुकसान के तुड़वा दूंगा। आपका बहुत आभारी रहूंगा बीरबल जी। शहजादे सलीम का क्या है, उसे तो बाप की राजगद्दी मिलेगी ही, वह कुछ भी न करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा माणिक अगर इस उम्र में व्यापार के गुण न सीख सका तो आगे चलकर नुकसान उठाएगा और मेरे बाद सारी जमा पूंजी से हाथ धो बैठेगा। मैं समझता हूँ निदान अवश्य होगा, बस कुछ समय प्रतीक्षा कर लें। सेठ पन्ना लाल के यहाँ से चलकर वे बादशाह के पास आए। उन्हें शहजादा सलीम और माणिक लाल की अटूट मित्रता की जानकारी दी। अकबर बादशाह भी दोनों की दोस्ती को लेकर चिंतित थे। बोले, सलीम की यही उम्र है कि राजकाज की बातें सीख ले, मगर उसे पन्ना सेठ के बेटे की दोस्ती से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुझे डर है कि मेरे बाद वह ठीक से राजपाट न संभाल पाएगा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। उधर पन्ना लाल की भी वही समस्या है, इधर आपकी भी समस्या है। यदि आप आज्ञा दें तो दोनों के बीच शक की गांठ बोकर मैं उनकी दोस्ती को तुड़वा दूं। उन दोनों की दोस्ती तुड़वाना कोई आसान काम नहीं बीरबल। मैंने अनेकों बार सलीम को समझा लिया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस काम को आप मुझ पर छोड़ दें। कल दोनों को दरबार में किसी बहाने बुलवा लें, फिर देखें मैं दोनों में कैसी शक की गांठ पैदा करता हूँ। बादशाह ने वही किया जो बीरबल ने कहा था। सलीम को निमंत्रित किया गया तो वह माणिक लाल को भी साथ ले आया। बीरबल के इशारे पर बादशाह ने सलीम को किसी मामले में परामर्श के लिए अपने पास बुलाया। बीरबल अपनी जगह से उठे, माणिक लाल के पास पहुंचे। उसके कान में न समझ में आने वाली बात फुसफुसा आए, साथ ही इस बात को भी देखा कि सलीम उनकी इस हरकत को कनखियों से देख रहा है। बीरबल ने झट पीछे हटते हुए जरा जोर से कहा, और हाँ, याद रहे यह बात किसी को बताना मत। जी, माणिक ने प्रश्न भरे स्वर में कहा, पर समझा गया जैसे वह सुझाव स्वीकार कर रहा हो। सलीम के मन में उत्सुकता जाग चुकी थी। बादशाह के पास से जल्द ही वह अपने मित्र के पास लौटा। आते ही उतावलेपन से पूछा, क्या बात कही बीरबल ने? कुछ मेरे बारे में? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, माणिक ने सफाई दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बीरबल ने कोई राजदारी की बात कही है, उन्होंने किसी को न बताने की भी हिदायत की है। क्या इसीलिए मुझसे छुपा रहे हो? दोस्त होकर मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो?
विश्वास करो, मैं वह बात किसी को भी न बताऊंगा। नहीं, जब कोई बात ही नहीं है तो क्या बताओ, माणिक ने असहाय भाव से कहा। दोस्त होकर तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं आ रहा है? जिस तरह दोस्त होकर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, सलीम ने कहा। तुमसे मुझे इस बात की उम्मीद न थी माणिक। मुझे भी तुमसे यह उम्मीद न थी सलीम। ठीक है, यही सही, सलीम ने मुंह फुलाकर कहा और उठकर बाहर की ओर चल दिया। माणिक भी क्रोध में उठा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। एक दिन राजा अकबर सबके सामने दरबार में दाखिल हुए। जब वे खाली बैठे थे तो उनके दिमाग में अचानक 5 सवाल उठे। अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता का स्तर जांचने के लिए उसने उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछे। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध सबसे अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? कौन सा पत्ता सबसे अच्छा है? कौन सा राजा सर्वश्रेष्ठ है? एक अपने राजा के सवालों को सुनने के बाद दरबार में मौजूद सभी लोगों ने अपने जवाबों से राजा को खुश करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने गुलाब को सबसे अच्छा फूल बताया, जबकि कुछ ने कमल को सबसे अच्छा फूल बताया। दरबारियों ने कुछ और फूलों के नाम सुझाए, लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। दूध के बारे में कुछ लोगों ने गाय के दूध को सबसे अच्छा बताया, जबकि कुछ ने भैंस और बकरी के दूध को सबसे अच्छा बताया। चूंकि उनके पास अपने उत्तरों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए अकबर ने उनके उत्तरों को नजरअंदाज कर दिया। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए दरबारियों ने कहा कि गन्ने में सबसे अच्छी मिठास होती है, अन्य ने कहा कि अनार और मिठाई में सबसे अच्छी ताजगी होती है। 4 उनके चौथे प्रश्न का उत्तर था कि केले का पत्ता सर्वोत्तम है, जबकि अन्य ने कहा कि नीम के पत्ते सर्वोत्तम हैं। 5 उनके अंतिम प्रश्न पर सभी दरबारियों ने एकमत होकर कहा, राजा अकबर सर्वश्रेष्ठ हैं। अकबर अपने दरबारियों की वफादारी देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। क्या कोई बता सकता है कि अकबर के 5 सवालों का बीरबल ने क्या जवाब दिया? नहीं पता, तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ मिनटों के बाद बीरबल दरबार में आए और दरबार में अपना स्थान ग्रहण करने के बाद राजा अकबर ने उनसे वही प्रश्न पूछे। बिना 1 मिनट बर्बाद किए बीरबल ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। इससे सभी के लिए कपड़े बनते हैं और यह सभी को ढकता है। हम सभी सूती कपड़े पहनते हैं। माँ का दूध सर्वोत्तम है, इससे उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। मिठास खाने में नहीं, वाणी में होती है, आपकी जीभ में। अगर वह मीठी बातें बोले तो सबको खुश करती है। इसीलिए माँ हमेशा कहती है, धीरे और नम्रता से बात करो, क्योंकि नरम लहजा सभी को पसंद होता है। पत्तों में पान का पत्ता सबसे अच्छा है। पान खाने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा इंद्र हैं। उनकी मांग पर वर्षा होती है और हमें अच्छी फसल मिलती है, जिससे किसान पौष्टिक अनाज देते हैं और सभी का पेट भरता है। राजा अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत प्रसन्न हुए और वे उसके सभी उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट थे। बीरबल ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। राज्य में काफी ठंड का मौसम था। लोगों की रात ठंड में कंपन के साथ गुजर रही थी। बादशाह अकबर ने इस मौसम में पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी, जो भी शख्स महल के पास बने हुए तालाब में घुसकर मात्र अपने मुख को पानी के ऊपर रखकर रात भर रहे, तो उसे बादशाह अकबर 100 स्वर्ण सिक्के भेंट स्वरूप देंगे। ठंड से लोग पहले ही कांप रहे थे। ठंड का स्तर इतना था कि 100 मुद्राओं के पुरस्कार के लिए भी किसी ने अपनी जान को जोखिम में डालना सही नहीं समझा। परंतु मजबूरी एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। इसमें वे अपनी जान की परवाह नहीं करता और ऐसे जोखिम में कूद जाता है। ऐसे ही एक किसान ने 100 मुद्राओं को पाने के लिए यह चुनौती को पूर्ण करने का फैसला किया। वह किसान काफी गरीब तमगे का था। उसे अपनी बेटी का विवाह भी करवाना था, परंतु उसके पास पर्याप्त धन मौजूद नहीं था। इसी मजबूरी में वे अपनी जान को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गया। किसान ने शर्त के मुताबिक पूरी रात तालाब में रहे। अगले दिन जब वह किसान अपना इनाम लेने गया तो उसने बताया, बादशाह, मैंने आपकी शर्त के अनुसार चुनौती को पूर्ण कर लिया। कृपया मुझे मेरे 100 स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा जाए।
इससे बादशाह अकबर हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने यह कठिन कार्य को कैसे अंजाम दिया? इसमें मुझे महल के एक दीपक ने साथ दिया। मैंने दीपक को देखते हुए यह महसूस किया कि यह बिल्कुल मेरे सामने ही जल रही है, जिसके कारण मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगी, किसान ने कहा। बादशाह अकबर ने यह बात सुनते ही किसान को इनाम देने से मना कर दिया, जिसका कारण बताते हुए अकबर ने कहा, तुम्हारी सफलता का कारण महल का दीपक है, न कि स्वयं तुम, इसीलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं। इससे किसान बेहद आहत हो गया। उसके लिए 100 मुद्राओं का इनाम बेहद जरूरी था। वह दुखी होकर महल से निकल गया, लेकिन बीरबल को अकबर का यह रवैया पसंद न आया। बीरबल इसके बाद महल से निकलकर चले गए। कुछ दिनों तक बीरबल वापस राज्य में नहीं पहुंचे। बीरबल की जानकारी पाने के लिए अकबर ने एक दरबारी को भेजा। दरबारी जब बीरबल से मिलने गया तो बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूं, बनने के बाद आता हूं। किंतु कुछ दिनों तक फिर से बीरबल के राज्य में न पहुंचने पर अकबर ने फिर से दरबारी को भेजा। इस बार भी बीरबल ने यह कहा कि खिचड़ी पकने के बाद आता हूं। जब दरबारी ने यह खबर अकबर को बताई तो इस बार अकबर खुद बीरबल के द्वार पहुंच गए और अपने सामने का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। अकबर ने देखा कि बीरबल ने बांस की डंडे लगाए हुए थे और उतने ही ऊंचाई पर खिचड़ी से भरी हुई हांडी टांगी हुई होती। ठीक उससे नीचे आंच जलाई होती, लेकिन हांडी की लंबाई इतनी अधिक थी कि आंच की लपटें हांडी को छूने में असमर्थ थे। इस पर अकबर को बीरबल पर गुस्से आया और कहा, इस तरह से यो खिचड़ी को पकने में काफी देर लगेगी। इस पर बीरबल कहते हैं कि बादशाह, अगर वह किसान महल में लगे दीपक से खुद को गर्माहट का एहसास करा सकता है तो मैं क्यों नहीं। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। उन्हें अब गलती का एहसास हुआ और शीघ्र ही उन्होंने उस किसान को उसका हक दिलाया। सीख है, कभी भी किसी गरीब के हक का नहीं खाना चाहिए।